नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीक में हमारी 2 क्लासेस नहीं हो पाई थी। इस वजह से मैंने आपको, चूंकि मैं सैटरडे संडे को हालांकि क्लासेस नहीं लेता हूं, फैमिली को टाइम देने का समय होता है, अपनी और भी बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं जिन्हें वीकेंड पर निभाना होता है, पर एज पर प्रॉमिस, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सबके साथ मेरी क्लासेस का वादा है और वो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए आज वीकेंड पर इतनी व्यस्तताओं के बीच में भी समय निकालकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद है आप सभी लोग भी अपनी व्यस्तताओं में से समय निकालकर पढ़ने के लिए तैयार होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे सभी साथी मेरे साथ जो प्रेजेंट हो चुके हैं, वेरी वेलकम। आज ये नीरज, गणेश, साक्षी, अभय, व्रज, शुभांकर, ऋतिक, वैभव, नीरज, रेखा, अंशु, पंकज, देव, लोशन, आयुष, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानते हैं क्या कुछ है आज के सेशन में खास। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने अभी तक जो कल बातें की थी, होपफुली आपने अच्छे से ध्यान कर ली होंगी। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल इंडिया की, यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से इंडिया डिवाइडेड है, क्या है इंडिया को अगर किसी को जानना हो तो उसके दिमाग में क्या जाएगा, इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपसे मैं यदि ये कहूं कि कोई भी स्ट्रक्चर XYZ आपके सामने मैं डाल देता हूं। उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने, अभी इन दिनों सीजन आइसक्रीम का बहुत चल रहा है, मैंने आपसे कहा कि एक बाउल है, उसके अंदर एक स्कूप आइसक्रीम है, और मैंने आपसे कहा कि ये कैसी है होता है ना, ये कैसी है। आपने कहा सर चखेंगे तभी बताएंगे कि अच्छी एक बुरी है। मगर नहीं, अभी केवल ऑब्जर्वेशन करो। और आप में से कुछ लोग शायद जानते भी हो कि भारतीय सेना के जो इंटरव्यूज हैं, जिनमें से विशेष रूप से NDA और CDS के जो एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें जब विद्यार्थी SSB में जाते हैं या इंटरव्यू परीक्षा के अंदर जाते हैं, जो 5-6 दिवसीय कार्यक्रम उनका होता है, उसमें एक दिन उनके लिए ऑब्जर्वेशन का ही होता है। उन्हें चीजों के ऊपर ऑब्जर्व करके ही बताना होता है कि वो उससे क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वही उनको बताना होता है। एक सेकेंड, है ना। तो जब उनको ऑब्जर्वेशंस बताने होते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमें ये दिख रहा है। एग्जैक्टली मान लीजिए मैंने आपके सामने एक स्कूप आइसक्रीम का रख दिया। अब आपसे पूछा बताइए आपको क्या दिख रहा है। आप तो कहेंगे आइसक्रीम दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये बड़ा सवाल। दूसरा ये भी तो होता है, कैसा दिख रहा है। बोले सर ऐसा लग रहा है कोई माउंटेन सा बना हुआ है। अच्छा, और कैसा दिख रहा है? सर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर माउंटेन जो है ना वो पक्का नहीं है। तो फिर कैसा है? बोले माउंटेन हल्का सा लसलसा सा है। टाइट तो है सर, सॉलिड फॉर्म में तो है, लेकिन सॉलिड फॉर्म लिक्विड में बदल रही है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब मैंने ये व्याख्या करना शुरू किया तो मैंने कहा एक काम करो, ये जो तुम्हें दिख रहा है इसकी व्याख्या करो। बोले सर जो दिख रहा है उसकी व्याख्या तो यूं है कि ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें खाली जगह भी प्रेजेंट है सर। हमने कहा अच्छा, खाली जगह में सर एयर भरी हुई है प्रॉपर तरीके से, 2 जगह तो एकदम खाली है। बहुत बढ़िया। और सर कटोरी के किनारे ऐसे हैं जो अभी भी खाली हैं। मगर तुमने तो यार पूरा लंबाई चौड़ाई गुणा भाग सब बता दिया। बोले हाँ सर। मैंने कहा एग्जैक्टली यही काम इंडिया के मैप में करना है। बोले क्या करना है? मैंने कहा जो इंडिया का मैप आप देखते हो ना, उस इंडिया के मैप के अंदर आपको असल में यही पहचान के बताना है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये बॉर्डर्स पे कैसा है, ये पहाड़ियों पर कैसा है, इसकी विशेषता क्या है। बोले हाँ सर बता देंगे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन शुरू करते हैं और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। साथियों ऑब्जर्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। क्या इंटरेस्टिंग निकल कर आता है? इंडिया का मैप देखने पर पता चलता है कि इंडिया में 6 प्रकार की भौगोलिक विशिष्टताएं हैं, मतलब वो अपने आप में अलग हैं। बोले जैसे इंडिया में एक क्षेत्र में लगातार पर्वत हैं, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है। लगातार पर्वत, आप इधर देखिए, दिशाओं को अगर हम अपनी शब्दों में विभक्त करना शुरू करें तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट कहलाता है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक पर्वतों का विस्तार देखा गया है सर। यूं इस प्रकार से पर्वतों का विस्तार है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ सर।
मतलब भारत के अंदर एक विशेषता, जो सबसे ज्यादा इसकी विशेषता भौगोलिक है, वो इसके अंदर स्वतः ही अपने आप में बहुत सारी बातें स्पष्ट करती है। बोले जैसे, बोले सर एक तरफ तो पर्वत है, अब किसी ने यह पूछ लिया कि यहां पर ही पर्वत क्यों है, बड़ा सवाल है ये। इंडिया जैसा आपको दिख रहा है, इसमें किसी ने सवाल पूछ लिया, पर्वत है नॉर्थ ईस्ट में है, समझ में आया, लेकिन यहीं पर क्यों है ये जवाब दो। अब यहीं पर क्यों है इसका जवाब अगर खोजने निकले तो पता चलता है कि इसके भी दो थ्योरी हैं। एक है कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी, पढ़ाएंगे आज के सेशन में, और दूसरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो बताएंगी कि यहीं पर हिमालय क्यों है। चलिए अच्छी बात है। सर हिमालय अगर है तो ये पहाड़ तो बहुत ऊंचे होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ऊंचे होते हैं। भारत की उत्तर की दिशाओं को, पूर्वोत्तर की दिशाओं को तो इसने प्रॉपर तरीके से रोका कर रखा हुआ है। बोले चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई सर। हमने कहा इस वजह से ऊंची जगह जब पहाड़ों की होती है, और मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है, फिजिकल ज्योग्राफी, और मैंने बताया है कि यदि आप हाइट पर चलते चलेंगे तो बर्फ भी गिरती है, बारिश के लिए भी रुकावट बनती है, और तो और भारत को जो साउथ वेस्ट मानसून आता हुआ मिलता है, वो जब भारत के थ्रू होता हुआ जाता है यूं होकर के, तो वो इन्हीं पहाड़ियों से टकरा कर तो बढ़िया बारिश गिराता है। बोले हां। तो मैंने कहा इसका मतलब पहाड़ पर पानी बरसेगा तो जमीन पर आएगा। बोले बिल्कुल आएगा। मैंने कहा आपको मैं अभी एक बहुत बड़ी राज की बात बता देता हूं, जिनमें से कोई व्यक्ति हिमालय पर ना गया हो। चलो मैं एक पोल कराता हूं, उसमें आप लोग एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा। पोल में मुझे बताइए, आप में से कोई साथी आज तक हिमालय गया है? हिमालय 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 की यात्रा पर अगर गए हैं आप तो मुझे बताइए, ताकि मैं आपको उसी आधार पर ट्रीट कर पाऊं। एक पोल दिया है मैंने, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। बताइए आप में से अगर कोई भी मेरा साथी हिमालय की यात्रा पर गया है तो प्लीज बताए। यस और नो में। हिमालय की यात्रा से मेरा अर्थ है हिमालय देखा है तो बताए बस। ठीक है, 40% से अधिक, इवन अब नंबर बढ़कर 45% तक हो गया है। 45% हमारे जो क्लास में प्रेजेंट साथी हैं उन्होंने हिमालय नहीं देखा। हिमालय नहीं देखा इसलिए वो हिमालय के बारे में अगर मैं कुछ बताऊंगा ना तो वो उनको कहानी ही लगेगी। लगभग 50% हमारी क्लास में ऐसे साथी हैं जिन्होंने हिमालय ही नहीं देखा। ठीक है, 50%, 50-50 हो गया। 50% ने देखा है, 50% ने नहीं देखा है। अब जिन्होंने देखा है हिमालय, उन्होंने भी जो मैं बताने जा रहा हूं शायद ही वो ऑब्जर्व किया हो। क्या ऑब्जर्वेशन? ये कि हिमालय को अगर गहराई से देखोगे, और जिन्होंने नहीं हिमालय देखा है वो भी जान लें, हिमालय असल में मिट्टी का पहाड़ है। आप में से कुछ लोग चौंक जाएंगे इस बात को सुन करके, लेकिन सच्चाई है कि हिमालय की संरचना को अगर गहराई से आप देखोगे तो पता चलेगा हिमालय मिट्टी का पहाड़ है। उसमें कंकर हैं, ज्यादा बड़े पत्थर नहीं है, बड़े बड़े शिलाखंड नहीं है। अरे बोले सर क्या बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी शिलाएं गिरती हैं, रास्ते रुक जाते हैं। हमने तो जब शिमला का रास्ता देखा है तो देखा है कि हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उनको काट के गया है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं, हिमालय में मेजॉरिटी जो कंपोजिशन है वो सॉइल का है, मिट्टी का है। बोले आप ऐसा ऑब्जर्वेशन क्यों दे रहे हैं? चलिए अब मैं इसका कारण भी बता देता हूं। इसका ऑब्जर्वेशन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूं, और राजस्थान में इंडिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक अरावली है। और अगर आप अरावली जाएंगे तो अरावली पे आपको पता चलेगा कि वहां मिट्टी नहीं है। अरावली पूरी तरह से पथरीला पर्वत है, और उस पथरीले पर्वत में बड़े बड़े शिलाखंड हैं। मिट्टी का परसेंटेज खत्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्थर गल के ही मिट्टी बनती है। तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि पर्वत है तो उसमें मिट्टी नहीं होगी। पर्वतों के पिघलने से भी मिट्टी बनती है, इरोजन से भी मिट्टी बनती है। तो मिट्टी का सोर्स तो है पर्वत, लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि मिट्टी का सोर्स है पर्वत, लेकिन जो मिट्टी आनुपातिक रूप से हिमालय पर प्रेजेंट है वो अरावली से कई गुना ज्यादा है। चलिए, तो अगर आपको यह बात बिना जाए भी पता चल गई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी पता चली है तो यही कारण समझ लीजिए कि हिमालय पर जो आप पहाड़
पर हिमालय पर जो पेड़ पौधे लगे देखते हैं ना, बड़े बड़े पर्वत पे जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, उसकी मेजर वजह क्या है? वहां पर मिट्टी है, मिट्टी के पहाड़ हैं वो, तो मिट्टी पर आसानी से पौधे उग जाते हैं, पेड़ वृक्ष उग जाते हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, अच्छा एक बात बताइए, अगर मिट्टी है और उस पर पानी गिर रहा है तो पानी के साथ मिट्टी बहकर नीचे आएगी, यह बात सत्य है। पानी है, पानी में मिट्टी का पर्वत है, ये मान लीजिए कि ये एक पर्वत है और ये मिट्टी का बना हुआ है, इस पर पानी आकर गिर रहा है, तो एक बहुत कॉमन सी और ऑब्वियस सी बात निकल कर आती है कि पानी गिरेगा तो मिट्टी बहकर नीचे आएगी। बोले सर आप ये बात क्यों बता रहे हो? हमने कहा सुनते चलो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बोले बताइए। मैंने कहा पानी गिरा, मिट्टी बहकर नीचे आई, इसीलिए कभी भी आप अगर बारिश में गंगा का पानी देखेंगे तो बारिश में गंगा का पानी एकदम गदला होता है। गंगा, यमुना, इनका पानी जो पहाड़ों से आ रहा है, इसका रंग एकदम भूरा मटमैला होता है। वहीं अगर आपको कभी उत्तराखंड जाने का या हरिद्वार ऋषिकेश साइड जाने का मौका मिले तो आप पाएंगे कि अगर बारिश का सीजन नहीं है, गर्मी का सीजन है या सर्दी का सीजन है, तो गंगा का पानी फिर भी नीले रंग का होता है। बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मैं अब इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बारिश के समय पर पानी पहाड़ों से बहुत ज्यादा इधर उधर से रिसकर नदी में आता है और वो अपने साथ मिट्टी लेकर आता है। अब आप पूछेंगे आपको केवल मिट्टी बतानी थी इसलिए आपने ये सब बातें बताई? मैंने कहा ऐसा समझ सकते हो कि मैंने इसीलिए आपको इतनी सारी बातें बोली। तो बोले सर एक बात बताइए, आपको मिट्टी बतानी थी, हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन हम क्या निकालें? मैंने कहा सारी बातें बताते हैं आपको। हमने कहा देखिए ये रहा आपके सामने पर्वत, इस पर्वत पर आई बारिश। बोले ठीक है सर। बोले इस पर्वत पर जब बारिश आई तो यहां से पानी बहकर नीचे आया, ये आ गया। पानी जब बहकर नीचे आया तो ये बहकर नीचे आए हुए पानी में ये जो जमीन है, इस जमीन पर इस पर्वत से लाई गई मिट्टी भी पानी में घुलकर आई है। पानी में घुलकर आई हुई मिट्टी की एक विशेषता है क्या? जब पानी बहने लगेगा जमीन पर चल के तो वो मिट्टी साइड की जगह पर जमने लगेगी। आप इस प्रकार से नदी को बहता हुआ देखेंगे तो मिट्टी साइड में जमने लगेगी। इसीलिए जब हम आपको सॉइल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो सॉइल के चैप्टर के अंदर आपको टाइप्स पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे खादर क्या है, बांगर क्या है, इन सब तरह की मिट्टियों का जिक्र करेंगे। ठीक है, गंगा के मैदान डिस्कस करने तो उसी में खादर बांगर सब आएंगे। ठीक है, अच्छा तो मिट्टी जो है वो पानी के किनारे किनारे बैठने लगती है। यदि कभी आप गंगा के किनारे तलहटी पर बैठे हों, अब कहां बैठने का मौका मिला हो, जो लोग हिमालय नहीं गए, संभव है हिंदी भाषी हैं तो वो निश्चित ही नदियों के किनारे तो कभी गए होंगे, और नदियों में अगर आपने कभी गंगा जी के दर्शन किए हैं, यमुना जी के किए, या कोई भी नदी आपके किनारे है जो कि हिमालय से ओरिजिन आती है, अगर आपने देखी है तो आप देखेंगे क्या कि उस नदी के बहाव क्षेत्र के किनारे मिट्टी के टीले नजर आते हैं। नदी तो जा रही है नीचे से और मिट्टी जो है ना वो बड़े बड़े टीले बने हुए हैं साइड में। और तो और जब पानी कम होता है नदी में तो आप देखेंगे कि नदी के बीच में भी सॉइल के, मट्टी के आइलैंड या टापू जैसे बने हुए हैं। कभी अगर मौका मिले तो गर्मी के समय पर किसी भी रिवर को ऑब्जर्व करिएगा। अगर किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरा यस और नो में बताइएगा, देखा हो तो थम्स अप करिएगा। और ये केवल पिक्चराइजेशन है, आप विजुअलाइज करेंगे चीजों को तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कभी भी आप यमुना को ऑब्जर्व करें, गंगा को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि नदी तो इतनी चौड़ी है, मान लो इतनी चौड़ी है, और पानी है ना वो साइड में से बह रहा है, इधर से बहता हुआ निकल रहा है गर्मी के समय पे, और इधर है ना पूरा सूखा एरिया दिखाई दे रहा है जो तुलनात्मक रूप से ऊंचा है, जो कि तुलनात्मक रूप से ऊंचा है। मेरे प्यारे साथियों, पता है ये जो ऊंचा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये गंगा के किनारे बैठी या यमुना के किनारे बैठी हुई मिट्टी है जो कि हिमालय के साथ से बहकर आई है। और मेरे प्यारे साथियों, नदी के द्वारा लाई गई इसी मिट्टी से
हमारे गंगा यमुना के मैदान बने हैं। भारत में जिन मैदानी क्षेत्रों का जिक्र किया जाता है, असल में वो हिमालय से, जब से हिमालय बना है, टर्शरी काल का बना हुआ हिमालय है, जब से हिमालय बना है, नदियों के साथ बहकर आई हुई मिट्टी के कारण बना हुआ मैदानी क्षेत्र है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, जिसमें लेकर के आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर आपके पश्चिम बंगाल, जहां से गंगा यमुना नदी संयुक्त रूप से बह रही हैं, उन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। सेम इसी प्रकार से गंगा से हिमालय से निकलने वाली और नदियों में, जहां हम सिंधु की सहायक नदियों की बात करते हैं, उसी के नाम पर बनता है पंजाब। अगर आपने राज्य का नाम सुना है पंजाब, तो असल में पंजाब शब्द कैसे पड़ा, तो आप लोग कहते हैं 5 नदियों के कारण पंजाब पढ़ा। असल में ऐसा नहीं है, गलत जवाब है ये। होता क्या है, अब आप सोचिए, एक बार के लिए विचार कीजिए, अगर नदियां बहती जा रही हैं, नदियां बह रही हैं, मान लीजिए कि ये गंगा बह रही है, ये इधर से निकलकर यमुना आ रही है और इसमें मिल रही है, ठीक है। पुरातन काल से यही चला आ रहा होगा, एक तरफ गंगा चल रही है, एक तरफ यमुना चल रही है, पैरेलली एक दूसरे से जाकर के इलाहाबाद में ये दोनों मिल जाती हैं, प्रयागराज में मिल जाती हैं। तो कभी गंगा हिमालय से जब निकली होगी तो मैदान में मिट्टी लेकर आई होगी, ये मिट्टी जमा दी इसने, ये मिट्टी जमा दी। ऐसे ही यमुना भी अपने किनारे किनारे मिट्टी लेकर आई होगी, वो यहां जमा दी। धीरे धीरे ये फिर जगह परिवर्तित कर ली, क्योंकि रास्ते में मिट्टी बैठ गई, तो ये मिट्टियां सरकना शुरू हो गई, पुरानी मिट्टी बांगड़ हो गई, और वो बनते बनते आपस में एक दूसरे से जुड़ गई। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र मेरे प्यारे साथियों दोआब कहलाता है। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। इसी वजह से सिंधु की सहायक 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। पंजाबी में 5 को कहते हैं, और आब असल में ये भूमि है जो 5 नदियों के बीच में स्थित है। तो पंजाब में ऐसे ही पैरेलल जो नदियां बहकर निकली, उनके बीच में लैंड में जो मिट्टी जम गई, वही मिट्टी पंजाब कहलाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो भारत में पंजाब और उसके साथ हरियाणा, क्योंकि हरियाणा पहले पंजाब का ही साथ हुआ करता था, पेप्सू स्टेट था, ऐसी स्थिति में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वो सारे क्षेत्र हो गए जिन क्षेत्रों में नदियों के साथ लाई गई मिट्टी ने मैदान का निर्माण किया। तो जहां आपको यह समझ में आता है भारत के मैप में कि भारत के मैप में नॉर्थ ईस्ट में पर्वत स्थित है, आप इस बात को जैसे ही समझ पाते हैं तो यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के अन्य किनारों पे ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र बन जाता है। एक बार थम्स अप करिए, मैदान का निर्माण समझ में आया कि नहीं आया, कि मैदान भारत के कैसे बने। बड़ा स्पष्ट सा रीजन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारत में अगर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, वो मैं बताऊंगा। एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्लियर? राहुल, शिखा, विपिन, मोनिका, और अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो भारत में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण यही है। भारत में जो बाढ़ आती है उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? हमारी नदियां वो मिट्टी ला करके जमीनों पर इस प्रकार से बिठा देती हैं कि जब भविष्य में बारिश आती है तब तक नदी खुद भूल चुकी होती है कि मैं निकल कहां से रही थी। उसे तो सारा क्षेत्र अपना ही लग रहा होता है। और यही कारण है कि बारिश में आया हुआ पानी तुलनात्मक रूप से बने हुए जो नदी के तलहटी हैं उनसे भी ऊपर होकर बहने लगता है। और चूंकि संपूर्ण ये जो मैदानी क्षेत्र है हमारा, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र,
इसमें तो लोग बसे हुए ही गंगा और यमुना की मट्टी के ऊपर हैं, तो गंगा यमुना तो कहीं तक भी प्रसारित हो सकती हैं। और तो और ये तो इतना लंबा रास्ता तय करके आती हैं, तब जाकर के मैदान में थोड़ी सी मामला सेटल रहता है। लेकिन हिमालय पर्वत पूरब की तरफ चलने पर ऊंचा होता चला जाता है, तभी तो नेपाल में हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट रखता है। अब यहां पर यह ऊंचा हो चुका है और वहीं से कोसी नदी निकल कर आ जाती है। और भाई साहब, जब वो निकल कर आती है तो ऊंचाई से नदी आ रही है, मिट्टी साथ ला रही है, तो भाई इसी कारण से मिट्टी के साथ आने पर मिट्टी का पहले से ही जो जगह घेरा हुआ है वो नदी को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर देता है, और बदलने से बिहार में बड़ी मात्रा में बाढ़ आ जाती है। तो जो बिहार का शोक है असल में वो इसलिए है क्योंकि पानी के साथ आई हुई जो मिट्टी है वो जमीन में जम चुकी है। अब नदी जब नेक्स्ट टाइम बारिश में आई तो उसे पता ही नहीं था कि रास्ता तो ब्लॉक है। नदी अपना रास्ता खुद तलाशती है, पानी अपना रास्ता खुद ढूंढता है, और ढूंढने के कारण वो किसी भी क्षेत्र में मैदान पर निकल पड़ता है क्योंकि सब उसी का है, और उसका रास्ते पर निकलना बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और एक चीज बताता हूं, अभी इन दिनों बारिश नहीं आ रही है, गर्मी का सीजन चल रहा है। क्या आपने एक बार भी उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटना सुनी? अभी इन दिनों कहीं पर भी बारिश नहीं आ रही है, मतलब जो आ रही है वो सीजनल है, वो मतलब प्री मानसून है। लेकिन क्या आपने इन दिनों हिमाचल में, उत्तराखंड में, कहीं पर भी इन दिनों आपने लैंडस्लाइड की या भूस्खलन की घटना सुनी? नहीं सुनी होगी। कारण मिट्टी बह ही नहीं रही। बारिश में क्या होता है? बारिश में पानी के साथ जमीन के नीचे की मिट्टी सरकने लगती है, तो जो लैंड जिस पर लोग बसे हुए हैं वो भी दरक जाते हैं, सड़कें जिस मिट्टी पर बनी हैं वो धंस जाती हैं। यह हिमालय की सबसे बड़ी चुनौती है। हिमालय दुनिया के पर्वतों जैसा नहीं है, वो नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, टर्शरी युग में ही बना पर्वत है, अभी तो उसे पक्का होने में समय लगेगा। ऐसी स्थिति में यहां लैंडस्लाइड की घटना बारिश होने पर होती है। क्लियर हो गया? क्या यह बात समझ में आ गई? लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड सुनने को मिलती है। आपको मालूम हो, बारिश के समय पर कोई पहाड़ों में घूमने नहीं जाता, क्योंकि वहां के लोगों को तो पता होता है कि इससे निपटना कैसे है, और जो अपने जैसे नए लोग जाते हैं इन्हें पता नहीं होता निपटना कैसे, तो वो खुद ही निपट जाते हैं। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात अब सुनते हैं साहब, इंडिया की थर्ड भौगोलिक विशेषता क्या है? अब आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते थे कि सर, जब पहाड़ का पानी आया तो पानी यूं आ सकता था, और समुद्र इधर की तरफ भी सामने है और इधर भी सामने है, समझ में आता है। पहाड़ से पानी गिरा, इधर आता, समझ में आता है। ये पानी इधर क्यों चला गया? टेक्निकली इंडिया में पानी इधर से आया, इधर क्यों चला गया है? सामने समुद्र है और मुझे पता है कि पर्वत से गिरेंगे, ढलान जहां तक मिलेगी हम चलते हुए चले जाएंगे, तो हिमालय से गिरा हुआ व्यक्ति तो गिरना जाना चाहिए ना अरब सागर में। सामने अरब सागर है सर, ये इधर क्यों बह गई? और जो नहीं बही वो पाकिस्तान के अंदर जाकर के यों बह गई। कोई सीधा क्यों नहीं आया? इंटरेस्टिंग है चीजों को, मतलब अगर जो चीजें आपको ऑलरेडी पता हैं उन्हें भी अगर गहराई से देख लिया जाए तो भी एक अलग चीज निकल आती है। वो क्या निकल कर आई भाई? कारण इसका यह है कि यहां से जैसे ही आगे निकले तो मैदान में मिट्टी आ गई, वो तो समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा आगे चले, मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है पठार। रास्ते में है पठार मतलब हिमालय से पानी निकला और वो निकल करके कहीं जाने की सोच ही रहा था कि रास्ते में आ गया व्यवधान। ये था व्यवधान। ये व्यवधान क्या है? पठार।
बोले तो प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय भात पठार। बोले प्लेट्यू का मतलब क्या होता है सर? प्लेट्यू का मतलब होता है जो पर्वत की तरह चोटी युक्त तो नहीं है, लेकिन मैदानी क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से ऊंचाई पर बैठा हुआ है। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि पठार क्या है। अगर पर्वत एक चोटी युक्त स्थान है तो पठार ऊंचा तो है, लेकिन उसमें चोटी नहीं है, पीक नहीं है। उसे आप प्लेट्यू अर्थात पठार कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगर यह बात समझ में आती है तो इसका अर्थ यह निकल कर आया कि सर यहां तो एक तरह से जमीन थोड़ी तुलनात्मक रूप से ऊंची हो गई। मैंने कहा बिल्कुल, अगर इस जगह पर जमीन तुलनात्मक रूप से थोड़ी ऊंची हो गई, इधर भी ऊंची है, तो जो बची हुई जगह है वो यही तो है, इसी से होकर के ही वाटर फ्लो होगा। बोले सर बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो फिर ये भी बता दो, पठार पर भी तो पानी गिरता होगा। मैंने कहा हां बिल्कुल गिरता है, ऊंचाई पर पानी गिरता है, आपने यहां बताया, तो पठार पर भी गिरता होगा। मैंने कहा बिल्कुल गिरता है, और गिरता है तभी आप अन्य नदियां पढ़ते हैं। कौन सी? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब नदियां आप इसीलिए पढ़ते हैं। तो बोले अच्छा, तो फिर एक बात बताइए सर, अगर वो नदियां बहती होंगी तो कहां से बहती होंगी? हमने कहा वो पठार से होकर बहती हैं, कृष्णा, गोदावरी सब बहती हैं। बोले अच्छा, तो यानी कि वो प्लेटू से होकर बहती हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर वो कैसे बह लेती हैं? मैंने कहा उसका ढलान इस तरफ है, ये इसलिए बहती है। बोले ठीक है सर, क्या यही कारण है क्या कि भारत में नदी जोड़ो परियोजना सक्सेसफुल नहीं हो पाती? दोबारा सुनिएगा, देखिए ऑन पेपर पढ़ने पे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में बाढ़ से निपटने का तरीका बताओ। बोले ओके सर, द राइट आंसर इज सर, भारत में नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए तो बाढ़ ही नहीं आएगी। हम लोगों को पता है दक्षिण भारत में जिस समय गर्मी पड़ रही होती है उस समय भारत उत्तर में बारिश हो रही होती है। सर बाढ़ के पानी को अगर नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से दक्षिण की तरफ भेज दिया जाए तो सर देश में पानी का संकट नहीं रहेगा। लेकिन यह आंसर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर गलत है। गलत क्यों है? हां यह सॉल्यूशन है, लेकिन यह थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है। यह कैसा सॉल्यूशन है? थ्योरेटिकल। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो नदियां गंगा यमुना की तुलना में ऊंचाई पर बहती हैं। अगर समझ में आ रहा हो। हाँ, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं आशुतोष सर न्यू फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? बताऊंगा बेटा, अभी सेशन के अंदर ही आएगा। वो तुलनात्मक रूप से ऊंचाई पर बहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जो नदी ऑलरेडी ऊंचाई पर चल रही है उसमें अगर नीची नदी से पानी डालोगे तो भाई नदी में पानी बहकर जाएगा कि लिफ्ट लगाकर जाएगा? नदी का पानी बहकर जाएगा कि लिफ्ट लगाकर जाएगा? आंसर है लिफ्ट लगाकर जाएगा। भारत में उत्तर भारत की नदियां दक्षिण भारत की नदियों से नहीं मैच कर पाती। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है दोनों के बहने का जो क्षेत्र है, तलीय क्षेत्र जो है, वो ऊंचाई और नीचाई पर है। इस कारण से नदियां कनेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि पानी गंगा यमुना से लिफ्ट करके कृष्णा गोदावरी में कौन डाले? इतना अगर हमारे पास मोटर चलाने के लिए बिजली होती तो सारे संकट, लड़ाई झगड़े होते ही नहीं। शुभम पूछ रहे हैं तो फिर क्या सर प्लेटू के ऊपर फार्मिंग नहीं होती? होती है। हिमालय पे फार्मिंग नहीं होती क्या? किसने कह दिया कि आप जो है ना हिमांशु, डेफिनेटली आप पहाड़ का मतलब क्या समझे हैं? पर्वत का मतलब कि वो केवल पथरीला होता है। आपने मेरा आधा घंटे का सेशन सुना ही नहीं। मैं इतनी देर से कह रहा आता हूं मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। हिमालय मिट्टी से बना है, हमारा प्लेटू पर भी मिट्टी। और मिट्टी बनती कैसे है? जब किसी रॉक का सॉइल इरोजन होता है तो मिट्टी बनती है। लगातार वो इरोज होती रहती है, घटती रहती है, टूटती रहती है, तो मिट्टी बनती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं। बेबी ठाकुर लिख रहे हैं वाओ सर ग्रेट, मजा आ गया। मनीष लिख रहे हैं सर आज तक किसी ने ऐसा नहीं बताया। बेटा मैंने अभी तक एक भी अक्षर नहीं पढ़ाया टेक्निकली, लेकिन मैंने कितने सारे व्यवहारिक प्रश्नों के आपको जवाब दे दिए, आपको भी अंदाजा नहीं है। भारत की स्ट्रक्चर सब रटते हैं।
लेकिन असल मायने में रटने की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से। केवल अभी तो हम मैप देख रहे हैं, हमको तो मैप से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। आप पीडीएफ A4 की जगह पीपीटी मत डलवाइए वर्ड मैप की क्लास का। दीपक कुमार, आप मेरे लिए लाइव आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आप बार बार एक ही चीज लिखते जा रहे हैं, लेकिन आप और जगह भी चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ A4 की जगह पीपीटी पढ़ने के लिए तब डाली जाती हैं जब A4 नहीं बनी होती है ना। आप 2-3 क्लास आगे जाकर देखिए तो आपको A4 भी मिल जाएगी, ठीक है। सर आप एक बुक लिखिए भाई साहब, मैं मतलब वो है ना, मुझसे शादी करोगी फिल्म के अंदर दुग्गल जी, कि दुग्गल जी आज क्या हैं, बोले आज डॉक्टर साहब हैं, आज क्या है पुलिस वाले हैं, तो मेरे को दुग्गल जी मत बनाओ आप, हैं। मिथिलेश कुमार, सब क्लियर हो गया, मजा आ गया। कंसेप्ट्स अपने आप में ऐसी चीज होती है, जब आप सीखने निकलते हो तो बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। विष्णु, राजकरण, बेस्ट टीचर, भाई ये जो बेस्ट टीचर वाले लोग हैं ना, जो कभी कभार बेस्ट बोलते हैं, ये एप्लीकेशन पर जाके बोला करो ना, वहां पे वो रेटिंग वेटिंग होती है गूगल प्ले स्टोर पर, ताकि औरों को भी पता चले कि हाँ हमें प्यार मिलता है, हैं? निर्मल ने हमें इतनी सी बात पर ग्रेट बता दिया है। अब देखो, जैसे ना निर्मल ने भी कहा सर यू आर ग्रेट, असल में ग्रेट टीचर कभी नहीं होता है, ग्रेट होता है कंटेंट। हमारा देश इतना प्यारा है ना कि इसकी विशेषताओं को समझ, हाँ मेरा शायद थोड़ी बहुत अभिव्यक्ति है जो आपको पसंद आती है, अदरवाइज ये तो कंटेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। खुद भी 2 घंटे तक अगर मैप को देखने लग जाओ तो मैप खुद आपसे बात करने लग जाएगा कि भैया आपने कभी सोचा कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ना बचपन में चोट हो गई, मैं छोटा रह गया, मैं बड़ा रह गया, मैं पर्वत बन गया, मैं पठार बन गया, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, सवाल बहुत स्पष्ट है कि पठारीय क्षेत्र की जो, अब देखिए आपको एक चीज मैंने बताई थी जब आपको वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था, हाँ मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी कोई क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है तो वो प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप बोले तो पेनिनसुला कहलाता है। तो पेनिनसुला अगर कहलाता है तो आप इधर देखिए, भारत के एक विशेष क्षेत्र को पहचानने की कोशिश करिए, यहां से लेकर के और यहां तक। यह क्षेत्र हमारा ऐसा है जो कि पानी के 3 तरफ से घिरा हुआ है। होने को पानी अभी और ऊपर तक भी है, मतलब थोड़ा बहुत आप इसको भी ले सकते हैं, लीजिए। ये वो क्षेत्र है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत के जो नीचे वाले हिस्से हैं, अब नीचे वाले हिस्से से क्या मतलब होता है, जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से नीचे के पर्वत हैं। हमको सतपुड़ा और विंध्या का क्या पता, जो नर्मदा नदी से नीचे के यानी दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, हमको क्या पता नर्मदा कहां है। सतपुड़ा और विंध्या, नर्मदा, ये तीनों ही चीजें आपको याद करनी है। क्यों याद करनी है? क्योंकि जो हम बार बार बोलते हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उनका जो फिजिकली डिवीजन करती हैं वो ये तीनों ही संरचनाएं हैं, सतपुड़ा, नर्मदा और विंध्याचल। इनके ही दक्षिण में दक्षिण भारत है, इनके ही उत्तर में उत्तर भारत है। समझिए आप, तुलनात्मक रूप से अगर मैं कहता हूं कि मैं राजस्थान में रहता हूं तो मेरे लिए तो मध्य प्रदेश भी दक्षिण भारत हुआ है, मेरे लिए तो झांसी वाला क्षेत्र भी दक्षिण भारत हुआ, इवन झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब मेरे लिए दक्षिण भारत हुए। लेकिन क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि विंध्या और सतपुड़ा तक उत्तर भारत माना गया है हमारे ज्योग्राफिकल जो लोग डिवाइज करते हैं ना उनके द्वारा। तो है कहां पर? ये बिल्कुल एमपी के पास में, इस क्षेत्र में विंध्या, सतपुड़ा और नर्मदा है। इसीलिए एक बड़ी विशेषता बताता हूं मैं आपको, विंध्याचल चाहे सतपुड़ा चाहे नर्मदा, इन्हें देखने के बाद में जो बाकी बचा साउथ में भारत रह जाता है उसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अरे एक बार थम्स अप कर दो, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें समझ में आए तो इंसान को ना राजी होकर के थम्स अप कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि हां सर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। यहां पर ये पर्वत श्रृंखला, ये तो नदी हो गई, ये सतपुड़ा, विंध्या, इनके हिस्से का जो नीचे का जो भारत है, या फिर ये कहिए दिशाओं के आधार पर नीचे दक्षिण होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, यहां से नीचे
दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत को या साउथ इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए, क्या यह बात आप समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है ये सारी बातें? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेनिनसुलर इंडिया की अधिकांश नदियों का बहाव पूरब की तरफ है। कृष्णा, गोदावरी, दामोदर, ये सब का, कावेरी, इन सब का जो बहाव है वो पूरब की तरफ है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, चलिए एक और फीचर की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, जैसे मैंने आपको अभी हिमालय के बारे में बताया, मैंने कहा कि भाई हिमालय ऐसा है, ये लीजिए हिमालय के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने आपको मैदानी क्षेत्रों के बारे में बताया, फिर प्लेट्यूज के बारे में बताया। लेकिन एक बड़ी विशेषता और आती है, और वो क्या, हमारे जो ये प्लेटू है ना, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कैसे? इनके भी बॉर्डर जो हैं वो पर्वतों से घिरे हुए हैं। इनके भी बॉर्डर पर्वतों से घिरे हुए हैं। कौन से पर्वत? साथियों, इसके पश्चिम देखिए, इंडिया का इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो इंडिया का जो इधर वाला हिस्सा है, दिस इज, इस हिस्से को वेस्टर्न घाट कहा जाता है। इंडिया के इधर वाले हिस्से को वेस्टर्न घाट कहा जाता है। असल में ये घाट मणिकर्णिका घाट या फिर गंगा किनारे के किसी अन्य घाट का नाम नहीं है, ये पर्वत का नाम है। अर्थात भारत के इस किनारे पर, किस किनारे पर? भारत के पश्चिमी किनारे पर एक पर्वत श्रृंखला है, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम वेस्टर्न घाट है। वहीं भारत के पूर्वी किनारे पर भी एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम पूर्वी घाट है। तुलनात्मक रूप से भारत का जो पश्चिमी घाट है, यह पूर्वी घाट से ऊंचा है। दोबारा सुनिए, भारत का पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है, इसलिए इधर से पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों का बहाव पूरब की तरफ ही होता है। तो सवाल पूछा जाता है कई बार, क्या कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का बहाव बंगाल की खाड़ी में होता है? तो इसका जवाब है कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से ओरिजिनेट होती हैं। पश्चिमी घाट से ओरिजिनेट होने के कारण उनका जो नेचुरल बहाव है वो पूरब की तरफ होता है। आप में से कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ चुका होगा अब तक, सर हिमालय में आपने बताया था कि नदियां यूं ना बहकर यूं बहती हैं, ये तो समझ में आया। क्या हिमालय के पीछे की तरफ नदियां नहीं गिरती होंगी क्या यूं करके? हिमालय अपनी तरफ इंडिया पर ही मेहरबान है क्या कि इधर की तरफ ही नदियां पानी गिराएंगी? इंडिया वाली साइड में सिंधु चलेगी, गंगा चलेगी, यमुना चलेगी, कोसी चलेगी, ये सब चलेगा है। इसके अलावा कोई और बहाव संभव नहीं है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है। बोले कहां है? मैंने कहा भाई ये जो आपको हिमालय दिख रहा है, इसके पीछे भी नदियां निकलती हैं। पीछे भी नदियां निकलती हैं? बोले हां। हमने कहा जो सतलज नदी है ना, वो हिमालय के दूसरी तरफ निकली थी, लेकिन जब नदी निकली उस समय पर्वत भी बनने लग रहा था, तो सतलज नदी ने पर्वत को ही काट दिया। ऐसी नदियां जो कि पर्वत के या फिर ये कहिए हिमालय के उद्गम से पहले की नदियां हैं, उन्हें एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है ये। सतलज जैसी नदियां हिमालय की उत्पत्ति से भी पुरानी नदियों में से शामिल हैं। पढ़ाएंगे आपको आगे चल के, जब नदियां बताएंगे तब एंटीसीडेंट रिवर्स आएंगी। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? नहीं सर, ये तो फिर भी चलो सतलज वगैरह तो इंडिया वाली साइड आ रही हैं, जो उस तरफ बहती है। कोई नदी उधर भी जाती है कि नहीं जाती? मैंने कहा हाँ जाती होगी, क्यों पूछना क्यों चाह रहे हो? अरे सर क्यूरियोसिटी है, हिमालय अपनी तरफ ही पानी क्यों भेज रहा है, उधर भेज। हमने कहा महाराज, हमने आपको जब एशिया का मैप पढ़ाया था तब बताया था कि आसियान देशों में बहने वाली प्रमुख नदी मैकेंजी, चीन की बहने वाली बढ़िया नदी, चाहे येलो रिवर हो चाहे यांगसे रिवर हो, मतलब हांग हो या यांग हो, दोनों ही। तीसरी
जो हमारे देश में आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे यारलंग सांगपो के नाम से चीन में जाना जाता है, ये सारी बड़ी नदियां हिमालय के पश्चिमी तट से, सॉरी पूर्वी तट से निकल कर आती हैं, यानी कि इस तरफ से, उत्तरी तट से, माफी चाहूंगा, पीछे से निकल के आती हैं, और वहां पर तिब्बत का पठार है तो उससे कूदते हुए नीचे आती है। और मैंने तो बताया ही है, तिब्बत का पठार लगभग 65% पानी का वो है, सोर्स है। एक बालक लिख रहे हैं, सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा, आपने जिस टेक्नोलॉजी की मदद से मुझे सुनना शुरू किया है, वो टेक्नोलॉजी इसमें आपकी बहुत मददगार साबित होगी। मैं आपके कहे अनुसार इस बात को रिपीट करने के लिए सज्ज हूं। कृपया करके एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे से ले जाकर दोबारा सुन लीजिए। आपके आदेश की पालना में आप अगर 10 बार मुझे पीछे ले जाएंगे तो मैं 10 ही बार आपको दोबारा बोलकर सुनाता हुआ दिखूंगा। आपको लगेगा कि मैंने आप ही के लिए दोबारा बोला है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। बोले सर ये बकवास आपने क्यों करी? मैंने कहा यह बकवास मैंने इसलिए करी क्योंकि वेस्टर्न घाट पर जब पीछे की तरफ, बोले तो पूर्व की तरफ नदियां बह सकती हैं, तो वेस्टर्न घाट पर तो इस तरफ भी नदियां बह सकती हैं ना। हमने कहा हाँ। अच्छा, बाय द वे सर, यहां तो समझ में आता है कि यह पहाड़ इतना ऊंचा है कि इस पर बर्फ गिरती है। बर्फ गिरती है तो ग्लेशियर के पिघलने से बारिश होती है। लेकिन सर एक बात बताओ, वेस्टर्न घाट पर बर्फ थोड़ी गिरती है। यहां कहां से पानी आ गया कि गंगा, ये सॉरी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, इनके अंदर पानी आ गया? हमने कहा इनके पास तो इनसे भी ज्यादा पानी का सोर्स है। बोले वो कैसे? हमने कहा जो साउथ वेस्ट का मानसून आता है ना। बोले हाँ सर। हमने कहा वो साउथ वेस्ट का मानसून आते ही वेस्टर्न घाट की वजह से ही तो अटक जाता है इस क्षेत्र में। मैंने आप लोगों को जब मानसून पढ़ाया था, या इंडिया वो वर्ल्ड मैप पढ़ाया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाई थी, तब बताया था कि 164 मीटर ऊंचा चलने पर 1 डिग्री टेंपरेचर तापमान कम हो जाता है। मैंने बताया था साउथ वेस्ट मानसून के साथ आने वाली पवनें ऊंचाई पर जाने पर कंडेंस हो जाती हैं, और जब वो कंडेंस होती हैं तो ड्रॉपलेट बनकर गिरने लगती हैं, और ड्रॉपलेट बनकर गिरने लगती हैं तो बारिश होना स्वाभाविक है, पानी बहना स्वाभाविक है। तो वेस्टर्न घाट हमारे इसीलिए हरे भरे हैं, और इसीलिए जैव विविधता के बड़े सोर्स हैं, और जैव विविधता के बड़े सोर्स होने के कारण वहां पर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मौजूद है। भारत की जैव विविधता का अधिकांश हिस्सा वेस्टर्न घाट पर्वतों में ही तो पाया जाता है, और चूंकि बारिश इसी तरफ से आती है तो यहां से पानी निकल करके भी तो गिरता है। और यही कारण है मेरे प्यारे साथियों, कि जो गोवा की जुआरी नदी हो या केरल की पेरियार नदी हो, वो वेस्टर्न घाट से निकल करके ही तो अरब सागर में गिर रही होती है। उम्मीद है आपको 2 बातें और समझ में आ गई होंगी। क्या आपको यह समझ में आ गया होगा कि पठार के किनारे पर पर्वत बना हुआ है, इधर वेस्टर्न घाट बना हुआ है, इधर की तरफ पूर्वी घाट बना हुआ है। इन दोनों के बीच में यह वाला क्षेत्र प्लेट्यू क्षेत्र है, यानी पठारी क्षेत्र है, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है। क्लियर? अच्छा, ऐसी स्थिति में अब बड़ा सवाल यह बचता है, सर जब आपने हिमालय बताया तो उस हिमालय से निकलकर मिट्टी आई और उसने गंगा यमुना का मैदान बनाया, यानी मैदानी क्षेत्र बनाया। यह हमें समझ में आया। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा था कि माउंटेन्स के ऊपर बारिश होने से सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन, और इवन जो पत्थर है ना, रॉक, उसका भी मिट्टी में बदलने का कार्यक्रम चलता है। तो सर एक बात बताइए, हिमालय से बनकर गंगा यमुना का मैदान बन गया, तो क्या वेस्टर्न घाट पर्वत और ईस्टर्न घाट पर्वत, इनकी वजह से मिट्टी, हालांकि इतनी मिट्टी नहीं है जो हिमालय जितनी है, लेकिन मिट्टी तो इनसे भी बनी होगी ना सर? हमने कहा तो सर इनकी वजह से जो बहकर पानी आया उसकी मिट्टी भी तो तलहटी पर बैठी होगी। मैंने कहा हां, लेकिन इतनी नहीं बैठी। बोले क्यों? मैंने कहा वो इसलिए नहीं बैठी क्योंकि जितना तेजी से पानी नीचे आया, वो पानी आकर के धड़ाम से अरब सागर में गिर गया, इधर की तरफ आया, बंगाल की खाड़ी में गिर गया, उसे आराम से चलने का समय नहीं मिला, तेजी से आया और आकर गिर गया। इसीलिए वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली नदियां जो पश्चिमी तट पर गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, अर्थात वो ज्वार के लिए डेल्टा, जैसे कि जैसे ये जो
गंगा यमुना जो नदियां बनाती हैं वैसे डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अर्थात बहुत ही सकरे स्थान से आकर के पानी में गिरती हैं। वहीं गंगा जैसी नदियां जो आराम से इठलाते मिठलाते आ रही हैं, ये बहुत बड़ा पानी को फैला करके समुद्र में छोड़ती हैं। बोले इसका अर्थ क्या निकालें? हमने कहा दो अर्थ निकाल लो, एस्चुरी और डेल्टा आपके समझ में आना चाहिए। और दूसरा, नदियां थोड़ी बहुत तो मिट्टी लाई होंगी ना सर? हमने कहा लाई होंगी ना। तो ऐसी स्थिति में सर ये वाला जो क्षेत्र है ये भी तो तट का रूप ले चुका होगा, मैदान का रूप ले चुका होगा। थोड़ी बहुत तो मिट्टी आई होगी ना सर? हमने कहा आई है ना। इसी कारण से मेरे प्यारे साथियों, जब हमने इनकी नदियों से बने मैदान डिस्कस करने हैं तो यहां पर नया शब्द निकल कर आता है, दैट इज तटीय मैदान। अब तक आप क्या देख चुके हैं? उत्तर पूर्व में स्थित हिमालय देख चुके हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान देख चुके हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार देख चुके हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार देख चुके हैं। पठार की सीमाएं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से मिलकर के बनी हुई हैं, है ना। इसके साथ साथ ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को तटीय मैदान के नाम से जाना गया है। और तटीय मैदान कैसे बने वो मैं आपको बता चुका हूं। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? अब सेकंड लास्ट आज का पॉइंट समझ लीजिए। भारत के भौगोलिक विभाजन में एक पॉइंट और लिखा है जिसका नाम है भारतीय मरुस्थल, और वो ये रहा। जहां मैं खड़ा हूं वो मरुस्थल की शुरुआत है। आज मैं जयपुर में हूं और यहां से थोड़ा ही आगे अजमेर से मरुस्थल शुरू हो जाता है, डेजर्ट शुरू हो जाता है। अब सवाल यह बनता है, सर ये मरुस्थल कैसे बनता है? मैंने कहा देखिए, आपको मैंने बारिश आने का कारण बताया। बोले हां। बोले क्या था? मैंने कहा बारिश आने का कारण था यहां पश्चिमी घाट था, तो वो साउथ वेस्ट मानसून आकर के टकराता है, यहां बारिश हो जाती है। बोले हां। मैंने कहा हमारे साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटी है। क्या? हमारे राजस्थान में ये जो साउथ वेस्ट मानसून एंट्री करने आता है, मैं एक बार के लिए ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे राजस्थान के लिए इधर से साउथ वेस्ट मानसून जब चल के अंदर आता है तो हम वो लोग हैं जो व्यवधान उत्पन्न नहीं करते। देखो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, साउथ वेस्ट से मानसून की पवनें अंदर चल के आ रही हैं। तो यहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला को देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इसे विशेष काम के लिए बनाया है कि तुम किसी के मार्ग की बाधा मत बनना। अरावली बिल्कुल साउथ वेस्ट दिशा से ही पानी उस हवा के मानसून की पवनों के पैरेलल चलती है। यानी हम बादलों को जाता हुआ देखते हैं और टाटा करते हैं कि वाह बहुत अच्छे लग रहे हो आप, प्लीज आगे जाइए, यहां मत रुकिए, आगे जाइए। मतलब बादल बन के हमारे ऊपर से निकलते तो हैं, बरसते नहीं है। क्यों? क्योंकि अरावली कहता है पूरे देश का भला करें आप, राजस्थान का तो हो जाएगा, आप देश का करें। बोले क्यों? बोले ये बादल यहां से बहकर जाएगा तो यहां हिमालय से जाकर टकराएगा, ये बादल बहकर जाएगा हिमालय से टकराएगा। बोले फिर हिमालय से टकराएगा तो हिमालय पर बर्फ भी बनेगी, जो कि भविष्य में बर्फ से पिघलकर नदियों का पानी भी बनेगा और नदियों में पानी भी आएगा। ये उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसको बनाने में अरावली का बड़ा योगदान है। अगर कोई ये मतलब केवल थ्योरेटिकल तरीके से सवाल सोच लेना कि अगर अरावली यूं होता तो क्या होता या साउथ वेस्ट ये जो वेस्टर्न घाट है यदि कंटिन्यू होकर राजस्थान तक आ जाता तो पता है क्या होता? इंडिया की जनसंख्या है ना अभी की 1/3 रह जाती। अरावली इतनी बड़ी चीज है। तो क्या बात कर रहे हो सर? हमने कहा बहुत बड़ी बात कर दी मैंने। अगर अरावली है ना बाई चांस कोई किसी को वरदान मिल जाए और वो अरावली को यूं खड़ा कर दे, बस यूं खड़ा कर दे ना, जनसंख्या 1/3 रह जाती है इंडिया की। आज अपन जो जनसंख्या को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, बोले ऐसा क्यों? कारण स्पष्ट है, ये बादल यही रोक लेता तो बारिश वेस्टर्न घाट के इस तरफ ही रह जाती। तो बोले फिर यहां पानी नहीं जाता, यहां बारिश नहीं होती, तो फिर बोले यहां पर बारिश ना होने के कारण यहां से पानी इतना नहीं आता, गंगा यमुना के मैदान बड़े नहीं बनते, मैदान नहीं बनते तो फसलों का उत्पादन नहीं होता,
फसलों का उत्पादन नहीं होता, पीने का पानी नहीं होता, तो जनसंख्या पैदा होने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो ना होती। जनसंख्या इसी कारण से इन मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा है क्योंकि यहां पर पीने का पानी और खाने का भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जीवन के लिए जो स्ट्रगल है वो सबसे मिनिमम यहां पर है। इस कारण से यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर देश के उच्चतम स्तर पर है। रीजन, बहुत कम संसाधनों में भी व्यक्ति भोजन जुगाड़ कर लेता है, और कुछ नहीं तो मछली मार के खा लेगा। पौंड में मछली उग गई, काम चल गया। हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं होता। राजस्थान के अंदर अगर आप अजमेर से और पश्चिम की तरफ निकल जाएं तो वहां पर लोगों के पास होने के लिए 50-50, 100-100 बीघा जमीन होती है, लेकिन पानी के लिए वो पूरा पानी रोककर बारिश का मैनेज करके चलते हैं कि बस कैसे काम होगा, क्योंकि खेती करने की जगह नहीं है, पानी नहीं है। समझ में आया? तो जीवन जीने की जो जीवन मतलब इच्छा है ना, वो यहां पर हो जाती, खत्म। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। तो 5वां पॉइंट समझ में आ गया। अब 6ठा पॉइंट जो आपके सामने है वो क्या है? एक तरफ लक्षद्वीप और एक तरफ अंडमान निकोबार। तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं आपके समझ में आई या नहीं आई, वो एक बार के लिए मुझे बता दीजिए। बाकी फिर हिमालय के साथ हम आपकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ाएंगे। तो आपको तथ्यात्मक रूप से कुछ चीजें याद करके आनी है, कल के सेशन में पूछा जाएगा। भारत में कितना % पर्वत है, कितना पहाड़ है, कितना भूभाग पठारी है, मैदान कितना है, ये याद करके आना है। मैंने सारी स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझा दी, इनको मैप पर दिखा दिया, सब बातों को बोल दिया। इसके बाद में हम हिमालय कल से सेशन में शुरू करेंगे। तो एक बार के लिए बता दीजिए कि क्या आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई? मजा आ गया? रितेश बिल्कुल। सौम्या बताएंगे बेटा, उसके बारे में भी बताएंगे। हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कब मिलेगा? बेटा उसको समय लगेगा, आरएएस की तैयारी करने वालों को वो दिया जाएगा। पेनिनसुला और प्लेट्यू अलग अलग है। हाँ बिल्कुल सुरेश, पूरे उस क्षेत्र को पेनिनसुला कहा गया। पेनिनसुला में एक जगह प्लेट्यू है ना। कल डिटेल में हिमालय पढ़ेंगे फिर अपन, है ना। राजू प्रतापति, कल सब चीजें मिलेंगी बेटा, एक एक करके सब चीजें, आगे की जो चीजें पूछ रहे हो ना, कौन कितना ऊंचा है, क्या है, सब मिल जाएगा। लव कुछ लिख रहे हैं, आपके बताने का तरीका बहुत अच्छा है गुरुजी, कंटेंट अच्छा है, कंटेंट अच्छा है। सुदीप भैया कोशिश कर रहे हैं हम। आप 4 दिन से पूछ रहे हैं कि WPCS का मतलब वेस्ट बंगाल PCS का सिलेबस कवर करेंगे कि नहीं सारथी बैच में। बेटा 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कवर करेंगे। आप अपने सिलेबस को निकाल कर देख लीजिए कि वो कितना मैच करता है ना। नीलम प्यारे सर, स्टेट का भी इंडिविजुअल मैपिंग करवाइए। बेटा फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना, मतलब फिर वो जबरदस्ती बढ़ जाएगा। कभी अलग से उसका बैच ले आएंगे तो लेकर के आएंगे, ठीक है। अनुराधा मिश्रा लिख रही है, इतना बेहतर तरीके से पहली बार समझ पाए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम आपका आना वर्थ इट तो हुआ। आपको समय जो आपने मुझे दिया वो काम का तो रहा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका समय, देखिए मैं अक्सर एक चीज बोलता हूं और आपसे भी फिर से बोल देता हूं, मेरे को हमेशा एक फीलिंग रही है ऑनलाइन को लेकर के, मैं थोड़ा इमोशनल हूं, और वो इसलिए क्योंकि एक लहर सी चल पड़ी है लोगों के मन में, और वो ये ऑनलाइन में पढ़ाई कहाँ होती होगी। ऑनलाइन में तो यूं ही चलता है, बस बातें होती हैं। मतलब लोग कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं, ल्यूसेंट से आधे से ज्यादा टीचर पढ़ा के निकल जाते हैं। तो क्या पता ये चीज बताने में मैं कामयाब रहूं कि हाँ ऑनलाइन से भी पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, और वही आप ही मेरे मतलब माउथ पीस बनेंगे। आप ही सब जाकर कहेंगे कि नहीं ऑनलाइन पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, बस पढ़ाने वाला चाहिए, है ना। देखिए अक्सर क्या होता है, जिन बैचों में पैसे ले लिए जाते हैं ना, उसके बाद बच्चे के लिए सोचते थे तुम तुम्हारे अब हम हमारे। मेरी नेचर अब तक तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा महीना चल रहा है आप में से कई लोगों को तो मेरे साथ, है ना, 2.5 महीना भी हो चुका है कईयों को, तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि मैं डे 1 से जैसा मिला हूं आपको वैसा ही हूं। और मेरा प्रयास जो अपने अंदर मैंने मेरे अपने सिद्धांत बना रखे हैं नैतिकता को जीवित रखने के लिए, वो ये है कि जो मेरे कमिटमेंट्स हैं जो मैंने आपसे किए हुए हैं कि आपको ये कराना है, ये करना है, वो कमिटमेंट्स मेरी वैल्यूज हैं असल में। कि मैं अगर आपके सामने वहां कॉम्प्रोमाइज, आपको पता है आज मेरे घर पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। मेरे घर पर कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है सोमवार के दिन, उसमें मतलब बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। कई गेस्ट अभी आ चुके हैं, कई गेस्ट मेरा इंतजार कर रहे हैं। पर
एक आप भी मेरे परिवार के हिस्से हैं और आपके प्रति मेरा एक कमिटमेंट है। कल संडे पूरा दिन लॉक है मेरा, मतलब सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग्स हैं, क्योंकि आपके लिए टीचर्स फाइनल करने हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना है, प्लानिंग करनी है। लेकिन फिर भी मेरी कमिटमेंट थी आपके साथ। क्यों कमिटमेंट थी? क्योंकि टेक्निकल कारणों से मैं 2 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाया था। मैं आया था, मेरा समय तो खराब हुआ था, मैं क्लास में प्रेजेंट था, लेकिन ऐप नहीं चल पा रहा था। इस वजह से मैंने चूंकि आपसे ये कमिटमेंट किया हुआ था कि नहीं मुझे आपकी क्लास लेनी है, मैं आज के दिन अपना सब घर परिवार को पीछे छोड़ के मैं कहा भैया तुम अपने हो, अपना एक परिवार और है जो इंतजार कर रहा है, उनसे मिलके आना है ना। तो ठीक है, अगर यही समर्पण व्यक्ति के अंदर अपने काम को लेकर हो जाए तो ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज है यार। हम तो इसी सोच करके काम करते हैं, है ना। ठीक है, बीपीएससी का बैच पूछ रहे हैं बालक। बेटा बीपीएससी बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। पूजा थैंक यू सो मच। बेटा मैं ट्राई करूंगा, एक्चुअली मैंने 1% भी नहीं सोचा है, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह आरएएस पे फोकस करके काम कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम आरएएस पे काम कर रही है। फिर भी मैं आपको कमिटमेंट ये तो दे सकता हूं कि मैं सोचूंगा, लेकिन अभी तत्काल प्रभाव से नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में मेरे 10 सर नहीं है, मतलब 20 हाथ नहीं है कि मैं इतने सारे काम कर पाऊं, मैं फट जाता हूं। मतलब आपको पता है सुबह 5 बजे से निरंतर अभी तक मेरी काम चली रहे, मतलब हालत शाम तक ऐसे ऐसे हो जाती है कि शरीर का अधिकांश हिस्सा दुख रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि हाँ, क्योंकि खैर चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना, आपसे दर्द कभी बाद में साझा करेंगे। थैंक यू सो मच।